नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। करीब 1.25 माह के बाद अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का यह तीसरा दिल्ली दौरा है। चुनावी लिहाज से सीएम पुष्कर का ये दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात देने का आग्रह कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि चिनार भी हो। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन 1.25 महीनों में ये तीसरा दिल्ली का दौरा है। आपको बता दें कि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और इन चुनावों को देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यह दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावों को देखते हुए, और कहा यह भी जा रहा है कि सीमांत क्षेत्रों या फिर पर्यटन के लेकर यहाँ पर सौगात देने की बात वह केंद्र सरकार से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि वह गृह मंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में मंगलवार सुबह 6 बजे से 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इस दौरान रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास फोकस रहेगा। देखिए, प्रयास तो अच्छे हो रहे हैं और इसीलिए हो रहे हैं कि हम तीसरी वेव को रोकें। तीसरी वेव को रोकें और सरकार उसके लिए अच्छा प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि ये जो बचाव के जो लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, जागरूकता के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से और जो तमाम हेल्थ विभाग के द्वारा जो प्रोग्राम हो रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए, कोविड का कहर जिस तरीके से अब भले ही खत्म ना हुआ हो, लेकिन अभी जो आशंका है जिस तरीके की तीसरी लहर भी यहाँ पर जताई जा रही है आने की, तो क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि अभी जो नाइट कर्फ्यू है, जो कोरोना कर्फ्यू है, वो अभी और लगातार जारी रहेगा 17 अगस्त तक। बिल्कुल ऋचा, देखिए, 1 हफ्ते के लिए फिर से जो है कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा। अगर बात करें ऋचा, तो इस बार की कोविड कर्फ्यू के जो नियम है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिला और बाकी जो नियम लागू हुए थे, जो एसओपी लागू हुई थी, वो बिल्कुल यथावत सेम है जैसी वो पहले थी। अगर बात करें तो इस बार जो है कोविड कर्फ्यू की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा। और वहीं अगर विभिन्न राज्यों में जाने के लिए जो है अनिवार्यता रखी है आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे की। यानी कह सकते हैं कि अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो वहां पे जाने के लिए आपको नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है, और उसके बाद जब आप 72 घंटे से ज्यादा समय वहां बिता लेंगे और वापस अपने स्टेट पे आएंगे तो उसको लेकर आपको फिर से जो है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और वहीं 15 दिन के पूर्व जो ये सेकेंड डोज लगी हुई है जिनको, उनको जो है एक प्रमाण पत्र दिखाना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो कह सकते हैं ऋचा कि इस बार जो है पूरी सतर्कता सरकार द्वारा बरती गई है और हालांकि थोड़ी ढील जो है हर किसी को दी गई है। व्यापारी वर्गों की बात करें या फिर बात करें जिस हिसाब से स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, उसको लेकर तो कह सकते हैं ऋचा कि कहीं ना कहीं ढील भी दी गई है और साथ में सख्ताई भी इस तरीके की रखी गई है कि कोई भी जो है लापरवाही का सबब जो है ना बने। जी बिल्कुल साक्षी, सही कहा कि लापरवाही सबक ना बने, इसको लेकर कहीं ना ध्यान भी रखा जा रहा है। साक्षी, जिस तरीके से कहा गया था कि जिन लोगों की दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीन की, उनकी एंट्री हो सकती है, क्या अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है या जो लोग पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं?
बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस हिसाब से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज जो है 15 दिन के पूर्व लगाने वालों को प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही जो है अनुमति दी जाएगी प्रदेश में आने की। और वहीं अगर बात करें तो टूरिस्ट स्थलों पर जाने के लिए भी, क्योंकि वो दूसरे अगर स्टेट से आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं 72 घंटे की रिपोर्ट लानी भी अनिवार्य होगी अगर उन्होंने डोज नहीं लगा रखी है तो। और वहीं अगर बात करें जिस हिसाब से जो प्रदेश में ही एंट्री की बात करें तो प्रदेश में ही जो है आप ऐसे ही आ जा सकते हैं। कोई भी मतलब प्रदेश में दूसरे जिले का अगर कोई व्यक्ति है तो वो टूरिस्ट प्लेसेस में आ सकता है, रुक सकता है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट से कोई है तो उसको जो है अनिवार्यता है कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही पड़ेगी। जी चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावों के तहत केंद्रीय मंत्री भी एक के बाद एक उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। और वहीं आगामी चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रही है, इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने खास बातचीत की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। सर, जिस कदर देखा जा सकता है कि अब सियासी सरगर्मिता तेज़ हो चुकी है क्योंकि चुनाव का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। अगर बात करें तो जेपी नड्डा जी का भी जो है अब दौरा बताया जा रहा है। किस तरीके से सर चुनावी रणनीतियाँ भाजपा ने तैयार कर रखी है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का प्रवास है और निश्चित रूप से उनके उत्तराखंड के इस प्रवास में कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी और जो चुनाव बहुत करीब है, नज़दीक है, उसके संदर्भ में भी हमें और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी संगठन को, वरिष्ठ नेताओं को दिशा निर्देश भी मिलेंगे और किस तरह से हम अपनी जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमारे सरकार की जो का लेखा जोखा है पिछले 4.5 वर्षों का, उसके बारे में भी जनता के बीच में जाने के लिए निश्चित रूप से हमें प्रेरित भी करेंगे। मेरा मानना है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी है और उनके आने से उत्साहवर्धन भी होगा और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा भी मिलेगी। सर, अगर बात करें तो नए मुख्यमंत्री को 1 माह का समय जो है पूरा हो गया है। किस तरीके से सर उनके इस कार्यकाल को देखते हैं और आगे भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनकी जो टीम है, आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं, किस तरीके से सर आगे सब संचालित होगा? देखिए, अभी 1 माह पूर्व हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और जिस तरह से उन्होंने 1 माह का उनका कार्यकाल रहा है बहुत ही संतोषजनक रहा है और एक तरफ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और दूसरी तरफ सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं उनको त्वरित गति से करने का जो उन्होंने कदम उठाया है उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे और उनकी जो जिस तरह से उन्होंने संगठन और सरकार के बीच में तालमेल का एक सेतु का काम किया है वह भी स्वागत योग्य है। हमें उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि उनके नेतृत्व में आने वाले चुनाव में एक नई ऊर्जा के साथ, गति के साथ हमें काम करने का अवसर मिलेगा। ये थे मंत्री यशपाल आर्य जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में अखिल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगीराज डॉक्टर विश्वपाल जयंत रहे। किसानों ने नारसन बॉर्डर पर योगीराज डॉक्टर विश्वपाल जयंत का भव्य स्वागत किया। किसान सम्मेलन में किसानों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर भी उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन में खालिस्तानी आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे आज हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े स्तर पर सम्मेलन हुआ, लगभग हजारों की संख्या में किसानों ने भाग किया इसमें और ये जो सम्मेलन था इसमें सभी बातों पर विचार कराया। खासकर चीज़ें हैं किसान से जुड़ी हुई, जो भी किसानों की समस्याएं होंगी, वो बिल की, बिजली की हो या गन्ना पेमेंट की हो,
उन पर सब पर विचार करा जाएगा और सबका निस्तारण करा जाएगा। किसानों से उससे कोई संबंध नहीं है भाई, वो कर रहे हैं करने दो। हम किसी भी राजनीति का विरोधी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कोई हो। अब ये चुनाव आएंगे तो सब करेंगे, हमें इनसे लेना देना नहीं। हमारा तो केवल उद्देश्य यही है कि ये हमने बता दिया कि ये किसान जो हैं अब जब थोड़े दिन के अंदर अपनी समस्याएं मुझे लिख के देंगे और हम लोग एक हरिद्वार में एक अच्छा वो मीटिंग कर रहे हैं और उसको लेके फिर हम देहरादून जाएंगे और उसको मनाएंगे। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसी क्रम में पर्यटन विभाग की ओर से कंडोलिया थीम पार्क पौड़ी से घुड़दौड़ी तक माउंटेन बाइकिंग रैली कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जनपद के 22 बालकों और 1 बालिका ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने कंडोलिया थीम पार्क पौड़ी से माउंटेन बाइकिंग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सभी बाइकर्स को सावधानी बरतते हुए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने को कहा। आज 75वां अमृत महोत्सव जो कि पौड़ी ऑर्गेनाइज किया गया है पौड़ी में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे पौड़ी जो आप जानते हैं हिल स्टेशन है जहाँ की एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है बहुत अच्छे से हो सकते हैं, जैसे कि आप माउंटेन बाइकिंग इंक्लूड कर सकते हैं। तो माउंटेन बाइकिंग में पहाड़, डाउन हिल्स, ट्रेल्स ये सब चाहिए होते हैं। तो इसके लिए जो ये एरिया है ये बिल्कुल सही है और माउंटेन बाइकिंग में बहुत अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी माना जाता है। जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ लोग करियर बनाते हैं इसमें और मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है और तो स्कोप यहाँ भी बढ़ सकता है अगर लोग इसको बढ़ावा दें। और हम लोगों ने जो है माउंटेन बाइकिंग का एक कार्यक्रम को जो है शुभारंभ किया। इसमें 23 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। पर्यटन विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगामी 14 अगस्त के दिवस पर भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्रॉस कंट्री रेस शामिल रहेगा। इसमें हम लोग 18 साल से अधिक ऊपर के बच्चों को, युवाओं को उसमें प्रतिभाग करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में बच्चे प्रतिभाग करेंगे और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम हमारे जनपद स्तर पर किया जा रहा है इसको सफल बनाने में प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन करने वाली है। इसे लेकर मंगलौर में भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिला ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान से उत्तराखंड की लोकसभाओं में इस यात्रा का आयोजन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से होकर उत्तराखंड की कई विधानसभाओं से होती हुई गुजरेगी, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व भी रहेगा। ये 16 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा जो उत्तराखंड के बॉर्डर से स्टार्ट होकर के 4 लोकसभा क्षेत्रों से होती हुई उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी, तो उसकी तैयारी को लेकर के ये बैठक आज यहाँ मंगलौर में रखी गई। ये जन आशीर्वाद यात्रा है जो कि पूरे देश में जहाँ जहाँ केंद्रीय माननीय मंत्रीगण बने हैं उनको उनके प्रदेश में जनता से आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की शुभेच्छाओं के निमित्त ये यात्राएं निकली जाएंगी। हमारे यहाँ भी आदरणीय अजय भट्ट जी, जिनके साथ में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है, प्रदेश नेतृत्व साथ रहेगा, प्रदेश मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण साथ रहेंगे और वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं उस क्षेत्र के वो भी सब साथ में रहेंगे। एक यात्रा 16, 17, 18 में निकलने वाली है, जो प्रारंभ अपने रामपुर तिराहा से श्रद्धांजलि कार्यक्रम से होगी, बॉर्डर होते हुए मंगलौर, उसके बाद रुड़की और फिर भगवानपुर में होके टोल प्लाजा से होते हुए फिर डाट काली पे मंदिर में पूजा और उसके बाद प्रदेश कार्यालय पे प्रेस और विभिन्न कार्यक्रम देहरादून में होके अगले दिन शांति कुंज हरिद्वार से कार्यक्रम प्रारंभ होकर डोईवाला में पहले होगा। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नया नाम सम्मान पेंशन होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन में की। उन्होंने हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सेनानियों के आश्रितों को लेकर सरकार द्वारा हर संभव सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। जिन उद्देश्यों के लिए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको जो है शुरू करेंगे
उसको पूरा करेंगे। यानी अगर किसी काम का हम शिलान्यास करेंगे तो उसको जो है लोकार्पण तक ले जाएंगे। यानी अगर तो एक तो आपने कहा है कि कुटुंब पेंशन का नया नाम बदलकर सम्मान पेंशन रख दें। मैं घोषणा करता हूं इसको कि जो है इस रूप में हम इसको कर देंगे। नैनीताल के रामगढ़ में उद्यान भूमि बाहरी व्यक्ति को आवंटित किए जाने को लेकर रामगढ़ के लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि प्रदेश भर में सरकार भू कानून की बात कर रही है, तो वहीं रामगढ़ में उद्यान विभाग की जमीन एक बाहरी व्यक्ति जो कभी रामगढ़ का निवासी रहा ही नहीं, उसे प्रशासन द्वारा हस्तांतरित किया जाना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है, जिसकी जांच को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर आवंटन रद्द करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करते हुए उद्यान विभाग की भूमि को उद्यान विभाग के लिए प्रयोग करे। के सारे जनप्रतिनिधि एक सामाजिक मुद्दे को लेकर, जब पूरे प्रदेश में भू कानून की बात होती है तो रामगढ़ में भू हथियाने की बात हो रही है। एक बाहर का व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला नहीं हो और वहाँ उसका जेडे का 1 इंच जमीन ना हो, उसको प्रशासन कैसे मदद कर रहा है, ये सब लोग संदेह में आ। और इसी संदेह को दूर करने के लिए हमने डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इससे नाराज गोदियाल ने कहा कि वह अपने लोगों की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुद ही इंटरनेट मीडिया पर अपना ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि ट्विटर इन दिनों निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ भी ट्विटर ऐसा ही कदम उठा चुका है। गोदियाल राहुल गांधी के समर्थन में उतरकर मैं भी राहुल ट्वीट कर मुहिम का हिस्सा रहे। ट्विटर के इस कदम से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय से अपनी ई संवाद वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर से बूथ मैनेजमेंट को लेकर कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद किया गया। साथ ही बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने को लेकर भी जोर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम छोर तक बैठे कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कोरोना के समय में भी अपनी अहम भागीदारी निभाई है। संवाद कार्यक्रम, इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, ये जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत।